हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है प्लेटो का साम्यवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में। व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार को प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए ऐसी दुर्गम चट्टान मानता था जिनसे टकराहट उनके नैतिक जीवन के क्षत विक्षत होने की पूर्ण आशंका थी। अतः उसने अपने आदर्श राज्य में अपनी समस्त प्रतिभा के साथ उसने इन दो बाधाओं पर प्रहार किया और साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करके अपने आदर्श राज्य रूपी प्रासाद की नींव सुदृढ़ करने का प्रयास किया उसने उसने उसका जो प्लेटो का साम्यवादी राज्य था उसने क्या व्यक्तिगत संपत्ति तथा व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार से क्या किया, जो संरक्षण पर था उसको दूर रखने का प्रयास किया, जिससे क्या हो उसका एक आदर्श राज्य रूपी प्रासाद की नींव डाल सके। प्लेटो का जो साम्यवाद का क्षेत्र केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, तो जो प्लेटो का जो साम्यवाद का क्षेत्र है वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, श्रमिक वर्ग के लिए नहीं है। प्लेटो के साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं है, वरन केवल संरक्षक वर्ग मतलब सैनिक तथा शासक वर्ग के लिए है, जो साम्यवाद का सिद्धांत के लिए ही क्या है। और उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं वरन राजनीतिक है। उसका उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक कर्तव्यों का संपादन कर सके, क्योंकि प्लेटो का तीसरा वर्ग उत्पादन वर्ग शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है। तो जो उसका जो क्या कहते हैं कि संरक्षक वर्ग है वो है सैनिक और शासक वर्ग। उसके लिए उसने साम्यवाद की व्यवस्था की है। उसने उत्पादन वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था नहीं, क्योंकि उसका जो उत्पादन वर्ग है उसका वो शासन का संचालन से संबंधित नहीं है, अथवा उसके द्वारा उत्पादन वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। जहाँ तक संरक्षक वर्ग का संबंध है, प्लेटो उन्हें राज्य के कार्य के योग्य बनाने हेतु उनके लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। जो संरक्षक वर्ग है उसके लिए क्या करता है, वो व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है, और कालांतर में शिक्षा का प्रभाव समाप्त होकर दूषित तत्व उनके मानस में प्रवेश न कर लें। इस दृष्टि से वह संरक्षक वर्ग हेतु साम्यवादी व्यवस्था का निर्देश करता है। प्लेटो के अनुसार सैनिकों तथा शासकों को राज्य के हित की दृष्टि से वैयक्तिक संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए। राज्य के हित की दृष्टि से सैनिक और जो शासक वर्ग है उसको वैयक्तिक संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए। यदि वे इन्हें रखेंगे तो वो कंचन और कामनी के मोह में फंस जाएंगे। धन लोलुपता, स्वार्थपरकता और पारिवारिक कार्यों में आसक्ति उनके निष्पक्ष भाव के शासन के स्वकर्तव्य पालन में बाधक होगी। वे इन झंझट में फंसने के कारण राज्य के कार्यों की उपेक्षा करेंगे। अतः वीतरागी वृत्ति से उनके शासन के संचालन के लिए संपत्ति और परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद की व्यवस्था आवश्यक है। तो उसने कहा है कि अच्छे राज्य के हित की दृष्टि से क्या जो संरक्षक वर्ग है, सैनिक और जो शासक वर्ग है उसको क्या नहीं करना चाहिए, परिवार और संपत्ति से दूर रहना चाहिए। फर्स्ट हो गया उसके विचार संपत्ति संबंधी साम्यवाद। प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा का एक अंग है। प्लेटो की धारणा है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी तथा हीन बनाती है और राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। अथवा प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखता है। वो धन या संपत्ति को अनैतिक बतलाते हुए कहता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति रहने से वह पथभ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अतः संपत्ति को शासन से अलग रखना ही श्रेयस्कर है। शासन और सैनिक वर्ग निजी संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। तो उसका ये मानना है कि क्या जो संपत्ति और शासन एक ही हाथ में नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में संरक्षक वर्ग के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होगी। उनकी सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप उत्पादन वर्ग उन्हें प्रतिवर्ष वस्तुओं के रूप में निश्चित वेतन देगा। इन वस्तुओं का उपयोग एवं स्वामित्व भी व्यक्तिगत आधार पर नहीं होगा, सामूहिक रूप से ही इसका उपयोग करेंगे।
जो राज्य के तीसरा वर्ग है उत्पादन वर्ग को ही प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया है। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का गुण क्या है? क्षुधा, मतलब एप्टाइट है। अतः संपत्ति पैदा करने एवं संचय करने का अधिकार केवल इसी को दिया जा सकता है, उत्पादन वर्ग को ही संपत्ति पैदा और संचय करने। किंतु प्लेटो इस वर्ग को यह अधिकार स्वच्छंद रूप से प्रदान नहीं करता है। यह वर्ग संपत्ति का उत्पादन राज्य के कठोर नियंत्रण में ही करेगा। राज्य सरकार व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग धंधों पर कठोर नियंत्रण रखेगी। राज्य इस बात को ध्यान में रखेगा कि उत्पादन वर्ग में कोई बहुत अधिक धनी और कोई बहुत अधिक निर्धन न हो जाए। कतिपय हाथों में धन का बाहुल्य होना तथा बहुसंख्यक लोगों का आर्थिक अभाव से पीड़ित होना, ये दोनों ही स्थितियां प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के लिए अवांछनीय है। वो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर उत्पादन एवं राज्य का नियंत्रण का समर्थन करता है। तो वो क्या करता है कि उत्पादन वर्ग ही क्या करेगा? संपत्ति पैदा कर सकता है और संपत्ति को रख सकता है, मगर ये क्या होगा? इसको भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता है। वो कहता है कि इसमें राज्य का कठोर नियंत्रण होता है। कुछ हाथों में क्या धन अधिक धन होना तथा बहुसंख्यक लोगों में आर्थिक अभाव होना ही क्या कर सकता है? आदर्श राज्य के लिए अवांछनीय। ये नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा है और किसी के पास नहीं है, तो ये राज्य के लिए, आदर्श राज्य के लिए अवांछनीय है। तो वो क्या करता है? व्यक्तिगत आधार पर वो क्या करता है? उत्पादन एवं राज्य नियंत्रण का समर्थन करता है वो आर्थिक क्षेत्र में। प्लेटो की जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसकी विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है वरन शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण कल्याण का है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता है। दूसरा है, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं वरन राजनीति और शासन व्यवस्था को दोषमुक्त करना था। तीसरा हो गया, प्लेटो का साम्यवाद भूख का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। अब हो गया संपत्ति विषयक जो साम्यवाद है उसके पक्ष में तर्क। संपत्ति के साम्यवाद के औचित्य को सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने नैतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और राजनीतिक तर्कों के रूप में अनेक आधार प्रस्तुत किए, परंतु संपत्ति के साम्यवाद का मूल आधार व्यवहारिक तथा राजनीतिक है। इसके आधार, फर्स्ट आधार हो गए मनोवैज्ञानिक आधार, संपत्ति विषयक साम्यवाद के पक्ष में तर्क। प्लेटो आत्मा के 3 तत्व विशेष गुण मानता है, विवेक, शौर्य तथा इंद्रिय तीक्ष्णता। इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासक, सैनिक तथा उत्पादन वर्ग को। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग के लिए अपने कर्तव्य पालन के लिए आर्थिक वृत्तियों का त्याग किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनमें विवेक एवं शौर्य बनाए रखने के लिए इन तीनों वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद अपनाना होगा। तो फर्स्ट आधार हो गया उसका मनोवैज्ञानिक आधार। दूसरा हो गया दार्शनिक आधार। प्लेटो के साम्यवाद का दार्शनिक आधार कार्य विशिष्टीकरण एवं विभाजन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि जिन्हें शासन जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है उन्हें ऐसे सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन कार्य में बाधा डालते हैं। धन एक ऐसा तत्व है अथवा संरक्षण वर्ग को इससे अलग रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब शासकों को प्रशिक्षण विशिष्ट कार्य के लिए हुआ है तो उन्हें श्रेष्ठ नियमों के अधीन होना चाहिए। तो मनोदार्शनिक आधार। तीसरा हो गया नैतिक आधार। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति एवं समष्टि मतलब राज्य समाज के पारस्परिक संबंधों को समुचित स्वरूप निर्धारित करने का था। वह इस गलत धारणा को समूल नष्ट करना चाहता है कि व्यक्ति का इकाई के रूप में केवल मात्र अपने संतोष के लिए ही अस्तित्व है। उसकी मान्यता थी कि जिस संपूर्ण जीवन की कामना एवं लालसा किसी व्यक्ति की होनी चाहिए, उस संपूर्ण जीवन की प्राप्ति केवल तभी हो सकती है जब व्यक्ति समष्टि मतलब राज्य के एक अंग के रूप में अपने अस्तित्व को स्वीकार करे और अपने योग्य स्थान तथा कार्य क्षेत्र का निर्धारण करके अपने कर्तव्यों का अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करे। इस प्रकार जीवन को अनुशासित करने को ही प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है। तीसरा हो गया व्यवहारिक आधार। प्लेटो साम्यवादी योजना का व्यवहारिक आधार भी है। प्लेटो का जो साम्यवादी योजना है उसका व्यवहारिक आधार भी है। संपत्ति विषयक साम्यवाद को वह इसलिए आवश्यक मानता था कि राज्य की राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति का एक ही हाथों में आ जाना किसी भी प्रकार से वांछनीय नहीं है। साथ ही उसमें अनेक गंभीर खतरे छिपे हुए हैं। आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का एकीकरण
आदर्श राज्य के अस्तित्व को बड़े भारी संकट में डाल सकता है, क्योंकि वह एकीकरण शासक के विवेक को कुंठित कर देता है। वह निस्वार्थता, सेवा तथा कर्तव्यपरायणता को तिलांजलि देकर एक अंधे एवं विवेकहीन की भांति अपने समस्त राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अधिकतम व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए करने लगता है। उसके इस प्रकार के अनुचित आचरण की प्रतिक्रिया शासित वर्ग में होती है। वे उसके अज्ञान, लोलुपता तथा स्वार्थपूर्ण व्यवहार से घृणा करने लगते हैं। समय के साथ उसमें शासक एवं शासित वैमनस्य की खाई बढ़ने लगती है, जिसके विकराल रूप धारण करने पर राजा के विभाजन एवं समाज के अंत होने तक खतरा पैदा हो जाता है। अतः व्यावहारिकता का यह तकाजा है कि इस प्रकार से संभावित खतरे में त्राण पाने के लिए शासक वर्ग को संपत्ति के स्वामित्व से सदैव वंचित रखा जाए। देन हो गया राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार हो गया सिवाइन के शब्दों में। प्लेटो का साम्यवाद मुख्यतः राजनीतिक उद्देश्य के लिए हुआ था। साम्यवाद की स्थापना में प्लेटो ने अपनी राजनीतिक समस्याओं का समुचित समाधान देखा है। इस सिद्धांत से एक राजनीतिक समस्या यह हल होगी कि राज्य की एकता तथा खुशहाली निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों में पदलोलुपता से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा का भाव होगा। वे अपने दायित्वों को पूरा करने में श्रेष्ठ ढंग से निरंतर लगे रहेंगे। देन हो गया संपत्ति के साम्यवाद का मूल्यांकन। प्लेटो का संपत्ति के साम्यवाद के अनेक आधारों पर आलोचना की गई है। आलोचकों का कथन है कि यह अर्ध साम्यवाद है। यह एक राज्य में दो राज्यों का जन्म देता है। एक राज्य में दो राज्यों को जन्म देता है। यह एकता के स्थान पर विघटन उत्पन्न करता है। यह अतिवादी भी है, अस्पष्ट और मानव प्रकृति तथा स्वभाव के विपरीत है। यह आध्यात्मिक रोग के लिए भौतिक उपचार प्रस्तुत करता है जो अपर्याप्त है। इसकी आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। संपत्ति जो विषय संपत्ति के साम्यवाद की जो आलोचना है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया अर्ध साम्यवाद। प्रोफेसर वॉकर और प्रोफेसर नेटलशिप का मत है कि प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह समाज के सभी वर्गों पर लागू नहीं होता। यह तो समाज के दो वर्गों, शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, जो संख्या में अत्यधिक अल्पमत में है। दूसरा हो गया अव्यावहारिक एवं नकारात्मक। प्लेटो का साम्यवाद अव्यावहारिक भी है और नकारात्मक भी। यह राज्य की समस्त जनता की भौतिक कल्याण की बात नहीं करता है। उत्पादकों को व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार देकर और शासकों तथा सैनिकों को उससे वंचित रखकर यह राज्य की एकता को बनाए रखने के स्थान पर विभाजन को बढ़ावा देता है। यह एक राज्य में दो राज्यों को जन्म देता है। देन हो गया तीसरा हो गया संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ। संपत्ति का साम्यवाद संपत्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, झगड़ों तथा जटिलताओं को समुचित रूप से भी असमर्थ है। जो वर्ग शासक वर्ग संपत्ति विहीन है, एक तो वह संपत्ति से उत्पन्न होने वाले समस्याओं को समझ नहीं सकता है और दूसरे उसके द्वारा किए जाने वाले समाधान अपर्याप्त और अनुचित होंगे। नैतिक जीवन बिताने वाले और संपत्ति के संबंध में अनुभवी व्यक्तियों को संपत्ति की समस्याओं के समुचित समाधान की आशा कोरा आदर्शवाद है, तो वो संपत्ति की समस्याएं नहीं समझ पाएंगे। जो क्या होगा संरक्षक वर्ग होगा, क्योंकि वो संपत्ति से दूर रहेंगे तो उसकी समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। मानव प्रकृति और स्वभाव के विपरीत। युगों युगों से व्यक्तिगत संपत्ति मानव व्यक्ति के अव्यक्ति और उसके सामाजिक स्तर का चिन्ह रहा है। अतः व्यक्तिगत संपत्ति से समाज के बहुत बड़े भाग को वंचित करना मानव प्रकृति की उपेक्षा करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रगति को अवरुद्ध करना भी है। परिवार तथा स्त्रियों का साम्यवाद। संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो उनके निजी परिवार से भी वंचित करता है। एक तो वो संपत्ति से वंचित करता है शासक वर्ग को, दूसरा वो किससे परिवार से भी वंचित करता है। प्लेटो का विचार है कि संरक्षक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। प्लेटो विश्व के उन कतिपय दार्शनिकों में से है जिसने क्या किया, राजनीतिक जीवन में स्त्रियों को समुचित स्थान देने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है। उसने निर्भीकता से यह घोषित किया कि महिलाओं में शासन संचालन करने की लगभग उतनी ही क्षमता होती है जितनी पुरुष वर्ग हैं। तो उसने फर्स्ट ऐसा दार्शनिक था, जो कि बहुत कम दार्शनिक हुई है प्लेटो जिसने क्या स्त्रियों को भी
सार्वजनिक जीवन में समुचित स्थान दिया। उसका ये कहना था कि स्त्रियों में भी उतनी योग्यता होती है जितना कि शासन संचालन की उतनी क्षमता होती है जितनी कि पुरुष वर्ग में होती है। उसने साम्यवाद के रूप में एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जो स्त्रियों को घर की चार दीवारियों के घुटनमय जीवन से बाहर निकालकर राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की स्वच्छ हवा में श्वास लेने दे। यद्यपि वह यूनानी जगत की समस्त स्त्रियों के उदार तथा राजनीतिक जीवन में भाग लेने का पैगंबर नहीं था। उसका समस्त उदार कार्यक्रम राज्य के संरक्षक वर्ग की स्त्रियों तक ही सीमित था। तथापि इस दिशा में उसके चिंतन का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियों के राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार के विषय में जिसे विश्व आज तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तो वो क्या चाहता था कि स्त्रियां राजनीतिक जीवन में भाग ले। खास उसका ये जो केवल किसके लिए था, ये गार्डियन मतलब संरक्षक वर्ग के लिए था, न कि आम जो अन्य उत्पादक वर्ग था, उत्पादक वर्ग की स्त्रियों के लिए नहीं था। प्लेटो जैसे दार्शनिक का ये साहस हो सकता है कि परिवार जैसी व्यक्ति की मूलभूत संस्था पर वज्राघात कर सके और उसे नष्ट करने का सुझाव देकर उसके स्थान पर एक राज्य परिवार की स्थापना करने की योजना प्रस्तुत कर सके। प्लेटो की मान्यता थी कि परिवार एवं व्यक्तिगत संपत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति उपार्जन के लिए बाध्य करती है। अपनी पत्नी बच्चों तथा अन्य प्रियजनों के लिए संपत्ति जुटाने हेतु व्यक्ति को बाध्य नहीं होना पड़ता है, बल्कि ऐसा करना उसके एक पवित्र तथा नैतिक कार्य प्रतीत होने लगता है। अपने परिवार के लिए येन कैन प्रकार ने अधिकाधिक संपत्ति जुटाने की कामना करने वाले संरक्षक वर्ग के लोग भी परिवार के हित के लिए संग्रह वृत्ति को अपना लेते हैं। अथवा यदि संरक्षक वर्ग का ध्यान संपत्ति संचय की वृत्ति से हटाना है तो यह आवश्यक है कि इस संचय वृत्ति को प्रोत्साहन देने वाली परिवार संस्था का उन्मूलन किया जाए। तो उसका ये मानना था कि संरक्षक वर्ग कोई भी आदमी क्या करता है कि अपने परिवार में परिवार के लिए धन जुटाने के लिए येन कैन प्रकार में अधिकाधिक किसी भी प्रकार से क्या अधिकाधिक संपत्ति जुटाने के कामना करता है। तो जो संरक्षक वर्ग के लिए क्या है घातक सिद्ध हो सकता है और आदर्श राज्य की इसलिए उसने कहा कि परिवार को ही उसके लिए आवश्यक है कि परिवार संस्था का उन्मूलन किया जाए। प्लेटो ने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद की योजना के पक्ष में निम्नलिखित युक्तियां प्रस्तुत की है। तो उसका जो साम्यवाद संबंधी जो योजना थी उसके पक्ष में कुछ तर्क हैं। नंबर 1 हो गया संरक्षक वर्ग पारिवारिक मोह से मुक्त करना। संरक्षक वर्ग को क्या करना, पारिवारिक मोह से मुक्त करना। प्लेटो परिवार को ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति तथा प्रबल स्वार्थपूर्वक भावनाएं उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता है जैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता है जैसी सजगता संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों में होनी चाहिए। अथवा प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। दूसरा हो गया संरक्षक राज्य में एकता स्थापित करने हेतु परिवार व्यक्तियों में मेरे तेरे की भावना उत्पन्न होती है और इस भावना के परिणाम स्वरूप संरक्षक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की प्रवृत्ति का अंत आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष को एक ही परिवार के रूप में परिणित करके राजनीतिक एकता प्राप्त करता है। महिलाओं की मुक्ति तथा समानाधिकार। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक सीमित था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उसका कार्य केवल घर की चार दीवारी तक था। स्त्रियों का मतलब घर चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना था। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को उत्पन्न करने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। प्लेटो के शब्दों में परिवार एक ऐसा साधन है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की जो मानसिक शक्ति है वो चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो स्त्रियों की इस हीन जीवन का अंत करना चाहता था। उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त है और उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए वह स्त्रियों के साम्यवाद का प्रावधान कर सके और
कर एक और तो स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता व स्वतंत्र जीवन का अधिकार प्राप्त करना चाहता है और दूसरी ओर वह राज्य के आधे भाग की महिलाओं की उपयोगी सेवाओं राज्य के लिए उपलब्ध करना चाहता है। देन हो गया, चौथा हो गया श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। प्लेटो का विचार है कि स्त्री पुरुषों का संसर्ग भी व्यक्तिगत इच्छाओं की तुष्टि के लिए नहीं वरन राज्य के व्यापक हितों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए। राज्य के हित में यह जरूरी है कि आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो और इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय यह है कि उचित आयु के केवल सर्वोत्तम स्त्रियों और पुरुषों को ही विवाह सूत्र में बांधा जाए। प्लेटो चाहता है कि इस संबंध में राज्य को उसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए जिस पर कि एक पशुपालक करता है, अर्थात एक श्रेष्ठ नर को उतनी मादाओं और एक श्रेष्ठ मादा को उतने नरों के साथ जोड़ देना चाहिए जितने कि वह सुगमता पूर्वक संभाल सके। इस प्रकार के क्षणिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले बच्चों का पालन पोषण राज्य अपने शिशु गृहों में करेगा। विवाह में सुधार। एक अन्य उद्देश्य महिलाओं के साम्यवाद का यह प्रतीत होता है कि प्लेटो विवाह संस्था में समुचित सुधार चाहता है। वह यह मानना प्रतीत नहीं होता कि विवाह कोई नैतिक अथवा पवित्र बंधन है। उसका विवाह सीधा साधा प्रयोजन यह प्रतीत होता है कि उसका जो ये प्रतीत नहीं होता है कि वो कि विवाह जो है नैतिक अथवा पवित्र बंधन है। उसका विवाह ये है कि साधा प्रयोजन ये है कि इसके माध्यम से औरत संतान लॉफुल इश्यूज प्राप्त की जा सकती है और अतः इस संस्था का भी राज्य के हित को दृष्टि में रखकर संशोधन करना उसे उचित प्रतीत हुआ है। पत्नियों के जो साम्यवाद या राज्य परिवार की रूपरेखा। महिलाओं को पारिवारिक बंधन से मुक्त कर उसे शासक वर्ग के स्थान देने मात्र को ही प्लेटो पर्याप्त नहीं समझता था। उसने इस बात की भी व्यवस्था की कि संरक्षक वर्ग के स्त्री पुरुषों में श्रेष्ठ आधार पर यौन संबंधों का विकास हो जिससे कि उसकी संतति का राज्य के हित में उपयोग हो सके। प्लेटो चाहता था कि संरक्षक वर्ग श्रेष्ठ संतति पैदा करे तथा संरक्षक वर्ग की जनसंख्या भी अस्थायी बनी रहे। इसलिए वह शासक वर्ग के लिए वैयक्तिक यौन संबंध पर आधारित व्यक्तिगत परिवार की स्थापना का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वस्तुतः उसने राज्य परिवार की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उसकी योजना यह है कि शासक वर्ग के स्त्री पुरुषों के वैवाहिक संबंध सामूहिक आधार पर हो तथा शासक वर्ग के अच्छे से अच्छे स्त्री पुरुषों को उचित समय में परस्पर मिलने दिया जाए जिससे कि वे सर्वश्रेष्ठ संतान राज्य को दे सके। उसकी यह योजना थी कि विवाह संबंधों को नियंत्रित रखा जाए, स्त्री एवं पुरुषों को की प्रजनन की श्रेष्ठ आयु का निश्चय किया जाए और एवं शुभ मुहूर्तों में उन्हें संभोग का अवसर दिया जाए। उसने स्त्रियों के लिए प्रजनन का श्रेष्ठ समय 20 से 40 वर्ष तक की आयु माना है और पुरुषों के लिए 25 से 55 या 55 वर्ष तक का काल निश्चित किया है। राज्य नियंत्रित यौन संबंध के अलावा प्लेटो की यह योजना भी थी कि राज्य परिवार में माता पिता को अपने संतान का तथा संतान को अपने माता पिता का कोई आभास न रहे। प्लेटो के अनुसार नवजात शिशु का पालन पोषण राज्य द्वारा किया जाए जिससे माँ बाप तथा बच्चों में उन प्रवृत्तियों का अभाव होगा जो तुच्छ पारिवारिक प्रेम व स्नेह हो और जन्म देते हैं। पत्नियों के जो साम्यवाद है उसका मूल्यांकन। पत्नियों के साम्यवाद की योजना के दो पहलू हैं, जहां स्त्रियों के उत्थान कल्याण और राज्य के कार्यों में हिस्सा लेने का प्रश्न है। यह योजना उदार क्रांतिकारी व्यवहारिक और आधुनिक है क्योंकि कोई भी राज्य अपनी जनसंख्या के आधे भाग की उपेक्षा कर विकासोन्मुख तथा सभ्य नहीं हो सकता है। परंतु जहाँ तक विवाह यौन संबंधों संतानोत्पत्ति और उसका पालन पोषण का प्रश्न है, प्लेटो की साम्यवादी योजना अनैतिक अप्राकृतिक अस्वाभाविक और हास्यास्पद और सभ्य समाज की द्योतक है। जो उसका जो एक और तो उसका जो पत्नियों का साम्यवाद है वो क्रांतिकारी लगता है, दूसरा तरफ क्या लगता है वो अनैतिक अप्राकृतिक और अस्वाभाविक लगता है। फर्स्ट उसके जो साम्यवाद है उसकी जो आलोचना है फर्स्ट हो गया अस्वाभाविक है। संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद को अरस्तु आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए अनावश्यक मानता है। उसकी धारणा है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति प्लेटो साम्यवाद द्वारा करना चाहता है उसकी प्राप्ति समुचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा हो सकती है। नैतिक रोगों के लिए नैतिक उपचारों की आवश्यकता है, भौतिक उपचारों की नहीं, जैसा कि प्लेटो साम्यवाद द्वारा व्यवस्था करता है। साम्यवाद द्वारा व्यवस्था करता है वो
लिंग भेद की अपूर्ण व्यवस्था। स्त्री पुरुषों के संबंधों को जानवरों के संबंधों के साथ मिलाना अनैतिक, अव्यावहारिक है। स्त्री पुरुषों के संबंध अस्थायी नहीं होते, उनका मिलन केवल काम वासना की संतुष्टि या प्रजनन के लिए नहीं होता है। विवाह एक स्थायी बंधन होता है जो जीवन पर्यंत चलता है। यह नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधन होता है जो पारस्परिक कल्याण और उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए होता है। स्त्री पुरुषों के विपरीत। स्त्री पुरुष लिंग भेद की तुलना पशुओं के लिंग भेद से नहीं की जा सकती है। न कि पशुओं का उदाहरण देकर स्त्री पुरुष के कार्य की योग्यताएं व क्षमताओं को समान माना जा सकता है। स्वभाव से स्त्रियां कोमल, संवेदनशील और दयालु होती है, जबकि पुरुष उद्यमी, साहसी और बुद्धिमान होता है। गृह मंत्रालय और बच्चों का पालन पोषण स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, जबकि पुरुषों का स्वाभाविक कार्य आय के स्रोतों को जुटाना तथा परिवारों को संरक्षण प्रदान करना है। यह कहना आशास्पद है कि स्त्रियां सैनिक तथा अन्य इसी प्रकार के कठोर कार्य को उसी कुशलता एवं निपुणता के साथ कर सकते हैं जिस प्रकार पुरुष। न्याय सिद्धांत के विपरीत। स्त्रियों का साम्यवाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विपरीत है। यदि न्याय अपने स्वाभाविक कार्य को कुशलता से करना तथा उसमें श्रेष्ठता तथा निपुणता प्राप्त करना है तो स्त्रियों को गृह संचालन और बच्चों के लालन पोषण में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए और उसी के माध्यम से राज्य को अपनी सेवाएं अर्पित करनी चाहिए। सार्वजनिक पदों को प्राप्त करके ही स्त्रियां राज्य की सेवा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके स्वाभाविक कार्य की उपेक्षा होगी। देन होगी नैतिक गुणों का ह्रास। पत्नियों के साम्यवाद की स्थिति में सभी नैतिक गुणों का ह्रास होगा। सार्वजनिक शिशुगृहों में पले हुए बच्चों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति और सेवा का भाव हो गया। प्लेटो ने परिवार को केवल विकृत संस्था के रूप में देखा जहां स्वार्थ और संकीर्ण भावनाएं पैदा होती है। वह परिवार को उस स्वरूप में नहीं देख सका जहां प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, कर्तव्य परायणता, आज्ञा पालन आदि की भावनाओं का विकास होता है। परिवार नैतिक व्यवहार की प्राकृतिक पाठशाला है। अथवा पत्नियों का साम्यवाद संयम को भी नष्ट करता है जो अच्छे चरित्र की मूलभूत आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।